नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं टीवी भारत 24। मैं हूं मनोज सिंह राजपूत। स्वागत करता हूं आप सबका टीवी भारत 24 के डेली शो द खास खबर में। आज के खास खबर में बात होगी इंडिया की जीडीपी की। फाइनेंस मेरा भी थोड़ा सा फेवरेट सब्जेक्ट ही है, क्योंकि इसको पढ़ने में मुझे तो काफी ज्यादा मजा आता है। वहीं देश की जीडीपी की बात करें तो वो 7.8% की रफ्तार से बढ़ी है पहले क्वार्टर के अंदर। ये क्वार्टर होता है अप्रैल से लेकर जून तक का। इसी बीच ये पता लगता है कि ओवरऑल देश में कितना ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्शन हुआ है, जिसके दर पर यह तय किया जाता है कि इंडिया की जीडीपी कितनी होने वाली है और 4 क्वार्टर को मिलाकर आगे जाकर सालाना यानी एनुअल जीडीपी भी निकलती है। अगर 7.8% की ग्रोथ को देखा जाए तो पूरे एशिया ही नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड में सबसे आगे है इंडिया जीडीपी के मामले में। चाइना की बात करें जिसकी इकोनॉमी इंडिया से तो बड़ी है, कई लोगों का मानना है $18 ट्रिलियन, लेकिन जहां तक मुझे लगता है वो 10 या $11 ट्रिलियन से ज्यादा नहीं है। और उनकी जो बढ़ने की रफ्तार है वो 6.3 की है, जो कि चाइना ने ही आंकड़े अपलोड किए हैं। अब इसमें कितना सच है कितना झूठ है ये तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन इंडिया की जीडीपी वो बिल्कुल सच है। वैसे इसके अंदर एक छोटा सा ट्विस्ट आपको वो भी बता दें कि इस जीडी को अभी रिवाइज करना बाकी है। रिविजन का मतलब ये होता है कि अभी इसमें और जांच होगी और ये पता लगाया जाएगा एग्जैक्ट आंकड़ा इसमें क्या आ रहा है। इसके बाद में ये बढ़ भी सकती है और थोड़ी बहुत घट भी सकती है। कुछ खास बड़ा अंतर नहीं आता, लेकिन अंतर जरूर आता है। रिवीजन होने के बाद में इसका क्या एस्टिमेट आता है वो तो हम आपको बताएंगे, और साथ में बात करेंगे किस सेक्टर ने सबसे ज्यादा कमाल किया है जीडीपी की ग्रोथ करने में। लेकिन सबसे पहले आज की कुछ हेडलाइंस, ताकि आपको यह पता चले कि देश दुनिया में आखिरकार चल क्या रहा है। सबसे पहले बात करते हैं हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट की। दरअसल मोदी सरकार ने यह तय किया है, जहां पर उन्होंने एक और नया सत्र बुलाया है। मॉनसून सत्र खत्म होने के बाद में इस सत्र में यह डिसाइड किया जाएगा, या फिर क्या डिसाइड किया जाएगा ये अभी तक कंफर्म ही नहीं है। 18 सितंबर से लेकर 24 सितंबर के बीच में यह सत्र चलने वाला है, जिसमें 3 मुद्दे डिस्कशन के लिए हो सकते हैं। अभी कुछ कंफर्म नहीं है, आपको यह भी बता दें। दरअसल मोदी सरकार वन नेशन वन इलेक्शन की बात कर रही है। वहीं दूसरी बात हो सकती है कि सीएए और एनआरसी के ऊपर बात की जाए, या फिर तीसरा सबसे बड़ा यूनिफॉर्म सिविल कोड। इन 3 मुद्दों में से किसी एक मुद्दे के ऊपर बातचीत हो चुकी है, क्योंकि गवर्नमेंट लगातार इनके ऊपर बिल बनाती जा रही है, ड्राफ्ट पे ड्राफ्ट तैयार की जा रही है। लगता है इसी सत्र के अंदर किसी तरीके से उस ड्राफ्ट को शो किया जाएगा। अभी कुछ कंफर्म नहीं है, अगर कुछ कंफर्म होगा तो हम आपको जरूर बताएंगे। वैसे वन नेशन वन इलेक्शन की बात करें तो इसके कुछ फायदे भी हैं और कुछ नुकसान भी है। हर एक पॉलिसी का फायदा और नुकसान तो वैसे होता ही है। वहीं आज की दूसरी हेडलाइन की बात करें तो निकल कर आ रही है मणिपुर से। दरअसल मणिपुर में चुराचुनपुर बिष्णुपुर बॉर्डर पर 3 दिनों से हिंसा लगातार बढ़ती जा रही है। कुकी और मैतेई समुदाय के लोगों के बीच में रुक रुक कर वायलेंस या फिर फायरिंग होने की खबरें हैं। इन 3 दिनों में 9 लोगों की मौत हो चुकी है और सिर्फ 31 अगस्त को ही 6 लोगों की जान गई है। मरने वालों में 41 साल के सॉन्ग राइटर LN मोइबोंग भी शामिल है। बम विस्फोट में उनके सिर पर चोट लगी थी। वो स्थानीय तौर पर काफी ज्यादा पॉपुलर थे। हिंसा में फेमस गाना आया था जैसे आई एम किलो हैम लिखा था। इसमें हिंदी का मतलब इसका होता है कि ये हमारी जमीन नहीं है क्या। इनकी मौत के बाद में मामला काफी ज्यादा बिगड़ गया है। मणिपुर की चिंता लगातार बढ़ती जा रही है। सरकार इसे कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है, लेकिन वो लगातार फेल होती हुई जा रही है। विदेशी हाथ इसमें होना एक आम सी बात है, लेकिन कब सरकार को यह समझ में आएगा ये तो आने वाला समय बताएगा। वहीं आज की तीसरी हेडलाइन की बात करें तो निकल कर आ रही है पाकिस्तान से। दरअसल पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा इलाके में 31 अगस्त को एक आत्मघाती हमला हुआ था। इसमें 9 जवानों की मौत हो गई है, वहीं 17 लोग घायल हो गए। स्थानीय मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक आत्मघाती हमलावर बाइक से आया था। उसने मालिखेल इलाके में गुजर रहे सुरक्षा बलों के काफिले पर हमला कर दिया। और सीधी सी बात है, यह हमला कौन कर सकता है? TTP, तहरीक तालिबान ऑफ पाकिस्तान। ये पाकिस्तान के बोए हुए बीज हैं जो आज आकर उन्हीं को डस रहे हैं। शुक्र है इंडिया में नहीं आ रहे, और शुक्र क्या है अगर घुसेंगे तो BSF उनका इंतजार तो कर ही रही है। राष्ट्रीय राइफल तैनात है, राजपूताना राइफल भी तैयार है, वो स्वागत बड़ा अच्छा करते हैं। जो भी आता है सीधा स्वर्ग। वहीं आज की चौथी हेडलाइन की बात करें तो निकल कर आ रही है लखनऊ से। दरअसल लखनऊ में बीजेपी सांसद और केंद्रीय राज्य मंत्री कौशल किशोर के घर पर एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। मृतक का नाम विनय श्रीवास्तव है, जो कि मंत्री के बेटे विकास किशोर का दोस्त था। खबर है कि ये मर्डर लाइसेंसी पिस्तौल से किया गया है, जो कि मंत्री के बेटे के नाम पर ही रजिस्टर्ड है। इंडिया टुडे से जुड़े आशीष श्रीवास्तव की रिपोर्ट के मुताबिक यह मामला ठाकुरगंज थाना क्षेत्र बेगरिया गांव का है, जहां मंत्री कौशल किशोर का घर है। रिपोर्ट के अनुसार 1 सितंबर की सुबह करीब 4:30 बजे विनय श्रीवास्तव की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और पुलिस ने 3 लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में भी ले लिया है। वहीं आगे बात करेंगे वो निकल कर आ रही है विपक्षी गठबंधन से, जहां पर इंडिया टुडे से जुड़े साहिल जोशी की रिपोर्ट के मुताबिक मीटिंग में नेशनल और स्टेट लेवल के कॉन्फिडेंशियल कमेटी बनाने को लेकर चर्चा हुई थी। वरिष्ठ कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने साफ कर दिया है कि सभी कमेटियों के गठबंधन जल्द से जल्द किए जाने चाहिए। अपनी राय रखते हुए एनसीपी नेता शरद पवार ने यह भी कहा था कि सभी भागीदारियों को मुख्य समन्वय समिति और अन्य समन्वय समिति इसमें उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिल सकता है, इसलिए सभी के बीच जिम्मेदारियां साझा की जानी जरूरी है।
वहीं विपक्षी गठबंधन की बात करें तो ये तीसरी बैठक है जो कि 28 पार्टियों में करीब 62 नेता मिलकर शामिल हुए थे। 31 अगस्त की मीटिंग यह इनका पहला दिन था। इस दौरान विपक्षी नेताओं ने आगे की प्लानिंग को लेकर कई अलग अलग मुद्दों पर बात भी की। सीट के बंटवारे की व्यवस्था और समिति के गठबंधन को लेकर बीजेपी को घेरने की स्ट्रेटेजी के बारे में भी बात की गई थी। वहीं विपक्षी गठबंधन की बात करें तो ये कुछ खास नया नहीं है, हर साल बनता है। 2019 में भी बना था और 2014 में भी बना था, लेकिन दोनों बार ये फेल रहे थे। अब तो आने वाला समय ही बताएगा, इस मामले के ऊपर हमारी नजर है। कुछ अपडेट आएगा तो आपको टीवी भारत 24 पर देखने को जरूर मिल जाएगा। अब बात कर लेते हैं आज की जीडीपी के बारे में। दरअसल इंडिया की जो जीडीपी है वो एस्टिमेट की गई थी 8.1% के हिसाब से, वर्ल्ड बैंक के हिसाब से तो कुछ ईयरली एस्टिमेट किया जाता है, लेकिन ये जो फर्स्ट क्वार्टर या फिर सेकंड क्वार्टर रहता है इनका एस्टिमेट इतना नहीं आता है। इंडिया की बात करें तो आरबीआई ने तो 8.1 किया था, और भी कई सारे एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने तय किया था कि 8% से लेकर 7.5% के बीच में हो सकती है, लेकिन ग्रोथ 7.8% की रफ्तार से बढ़ी है। गवर्नमेंट ने भी यही सोचा था, फाइनेंस मिनिस्ट्री ने, कि 7.7 से ज्यादा नहीं बढ़ेगी, लेकिन 1% का उछाल आया है। वैसे बता दें आपको, ये 0.1% का उछाल काफी ज्यादा मायने रखता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बात तो है हजारों लाखों की नहीं बल्कि करोड़ों लाखों करोड़ों में बातें हो रही है। सबसे पहले यह समझा देते हैं कि जीडीपी होता क्या है। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन, यानी 3 महीने के अंदर कितना प्रोडक्शन पूरे इंडिया के अंदर हुआ है। पिछले आंकड़ों की भी बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले यह बता देते हैं कि जीडीपी के अंदर सबसे ज्यादा फैक्टर्स होते किन के हैं, किन की वजह से जीडीपी ग्रोथ ज्यादा हुई है इस बार, उसके बारे में बात कर लेते हैं। ये जो डाटा है वो रिलीज किया है नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस यानी एनएसओ के द्वारा, जहां पर एक्सपेंडिचर कमोडिटी के हिसाब से ये पूरा मामला है। इसके अंदर 5 मुख्य फैक्टर होते हैं जिसको आपको जानने की जरूरत है, जिसके अंदर सबसे पहला होता है प्राइवेट फाइनल कंजप्शन, दूसरा होता है गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन, तीसरा ग्रोस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, तीसरा एक्सपोर्ट और पांचवा इंपोर्ट। एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की बात करें तो इंपोर्ट तो हमारा काफी ज्यादा हाई है, तकरीबन 900 बिलियन डॉलर के आसपास। एक्सपोर्ट की बात करें तो उसके बीच में 210 बिलियन डॉलर का फर्क है। कितना है? 753 के आसपास मान के चलिए कि इतना हमारा जो है वो एक्सपोर्ट है। एक्सपोर्ट के अंदर हम अब हथियार बेचना भी शुरू कर चुके हैं। वैसे आपको बता दें, इंडिया ने हाल ही में 500 मिलियन डॉलर की एक जो आर्म है उसकी डील साइन की थी ब्रह्मोस मिसाइल के साथ में, और साथ में ईरान को भी कुछ हथियार हमने भेजे थे। ये एक छुपी खबर है, कितनी सच है कितनी झूठ है ये तो हमें नहीं पता। अब बात कर ले कुछ पुराने आंकड़ों के बारे में कि पिछले साल क्या रहा था और उससे पिछले साल भी क्या रहा था। वैसे आपको बता दें, एक चीज होती है बेस इंपैक्ट। बेस इंपैक्ट वो होती है जो लगातार जीडीपी को इफेक्ट करती रहती है। बेस इंपैक्ट वहां काम आती है जब एक पेंडेमिक के बाद की जो जीडीपी की कंडीशन होती है वो उसे आइडेंटिफाई करती है आगे जाकर। बात करेंगे 2021 से लेकर 2022 के फर्स्ट क्वार्टर की जो पूरी हमारी जीडीपी थी वो थी 33,11,050 करोड़ रुपए, जो तकरीबन 20% के आसपास थी। उसके बाद में आता है 2022 से लेकर 2023 में, जहां पर 37,44,285 करोड़ रुपए था, और ग्रोथ मान के चले तो तकरीबन 13% के आसपास। उससे आगे बात करेंगे 2023 से लेकर 2024 में, तो ये जो फर्स्ट क्वार्टर है उसका हो रहा है 40,37,144 करोड़ रुपए, यानी 7.8% की ग्रोथ। वही बात करेंगे अगर महंगाई के हिसाब से, ये तकरीबन 7.5 लाख करोड़ से ज्यादा ही जा रहा है आगे। महंगाई के मतलब ये होता है कि पिछले साल जो महंगाई थी उससे आगे की महंगाई कितनी होती है, उस बीच के प्रोडक्ट के डिफरेंस को आगे जाकर नोबल जीडीपी भी बोला जाता है, जो महंगाई की दर को आइडेंटिफाई करती है। उसके आगे बात करेंगे फॉरेन ट्रेड के बारे में, तो फॉरेन ट्रेड हमारा लगातार घट रहा है, हम इतना ज्यादा एक्सपोर्ट नहीं करें, लेकिन इसमें सबसे बड़ा प्लस पॉइंट आया है रेमिटेंस को लेकर। दरअसल 112 बिलियन डॉलर का रेमिटेंस इंडिया ने इकट्ठा किया है इस साल के अंदर। 112 बिलियन डॉलर काफी ज्यादा होता है, जबकि पूरे विश्व के अंदर मंदी चल रही है। आप सब लोगों को यह जानना जरूरी होगा कि पूरे विश्व के अंदर एक वैश्विक मंदी का दौर चल रहा है, जहां पर हर एक देश की जीडीपी लगातार घटती जा रही है, जिसके अंदर कोई भी देश अछूता नहीं है, चाहे वो जापान हो, चाइना हो, सिंगापुर हो, या फिर अमेरिका हो, या फिर यूरोपियन यूनियन, फ्रांस हो, जर्मनी हो, स्पेन हो, चाहे कोई सा भी देश क्यों ना हो। रशिया भी इससे पीछे नहीं है। इंडिया की बात करता हूं, इंडिया तो 7.8% के दर पर बैठा ही है, लेकिन इसको खुशी की बात नहीं मान सकते इतना, क्योंकि आने वाले समय में एल नीनो इफेक्ट भी आने वाला है। एल नीनो इफेक्ट के बारे में किसी और वीडियो में बात करेंगे, लेकिन आपको यह बता दें कि इस इफेक्ट की वजह से इंडिया के अंदर बारिश इफेक्ट होती है, जिसकी वजह से जो हमारे डैम है जहां पर सबसे ज्यादा पानी इकट्ठा रहता है उनके अंदर पानी की कमी हो चुकी है। अब आप में से कई लोग ये बोलेंगे कि इतनी तो बाढ़ आई थी, अभी दिल्ली डूब गया था, हिमाचल प्रदेश तो अभी भी परेशान है, तो फिर पानी की कमी हुई कैसे डैम से? दरअसल ऐसे काम नहीं करता है। फ्लड्स आना और बारिश आने में फर्क होता है। फ्लड्स की वजह से आपके डैम के ऊपर प्रेशर पड़ता है, जिसकी वजह से आपको पानी काफी ज्यादा मात्रा में लगातार छोड़ते रहना पड़ता है। वहीं इंडिया की बात करें तो 2022 के अंदर हमारे पास था 144.569 बिलियन क्यूबिक मीटर पानी था, जो कि हमारी फसलों के लिए काफी ज्यादा जरूरी है। लेकिन अब की बात करें तो वो तकरीबन 113.584
113.8584 बिलियन क्यूबिक मीटर ही है, जिसका मतलब साफ साफ है कि जो सिंचाई होने वाली है चावल की, गेहूं की, कुछ एक दालों की, चने की तो वैसे कमी नहीं है इंडिया के अंदर, लेकिन ये चीज़ों को इफेक्ट करने वाली है इनकी फसलों को। वहीं बात करेंगे तो इंडिया के पास जो इनका खुद का जो भंडार होता है, खाद्य सुरक्षा भंडार, वो भी अपने रिकॉर्ड लेवल यानी 6 साल के अंदर सबसे ज्यादा लो स्तर पर है, जहां पर 65.5 मीट्रिक टन अनाज ही पड़ा है। अनाज यानी जो फसलें रबी के अंदर उगती है। आज के वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूं कल फिर आपसे एक और वीडियो के साथ में, तब तक देखते रहिए टीवी भारत 24। जय हिंद, जय भारत।